अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो 1-2 मिनट के बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जो बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं आप लोग अपना प्रीवियस लेक्चर देख लें, उससे रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज हैं तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम उससे आगे चलते हैं। वालेकुम सलाम। ओके सर।
Attendance please, PhD students. Bahadur Rahman. Present, sir. Mohammad Irfan. Yes, sir. Mohammad Awais. Present, sir. Sufyan Askar. Present, sir. Attendance of MS students. Ahmad Raza. Present, sir. Ahmad Hassan. Ahmad Hassan. Ayman Gul. Ayman Gul. Amir Present, Shehzad. sir. Present, sir. Okay. Amir Shehzad. Amir Farooq. Present, sir. Arfa Amin. Yes, sir. Aisha Kamran. Yes, sir. Aisha Badr. Present. Aisha Rahman. Mahnur Badr. Present. Muhammad Amidul Azim. Muhammad Ayaz Khan. Muhammad Hasnain. Yes, sir. Present, sir. Muhammad Hasnain. सर मोहम्मद Yes, sir. फैसल बेटा अभी जिसका नाम बोल रहा जा रहा है उसके बारे में जरा बात कर रहे हैं पहले। मोहम्मद हसनैन। सर आपने मेरा नाम Yes, मिस sir. कर मुंतहा। Yes, sir. नायाब खालिद। Present. रिजवान करीम। प्रेजेंट सर शाहजेब। यस सर समैया लाल। सुमैया। उमे फरवा। Present, sir. चलो अच्छा बेटा एक चीज बतानी थी, यहाँ पे कुछ बच्चों के जो आईडीज है ना उनके ऊपर ये डार्क कलर आया हुआ है। एक मिनट बेटा बात सुन लो फिर मैं करवा देता हूँ अटेंडेंस का मसला हल। ये कुछ स्टूडेंट के जैसे आयशा रहमान है, मोहम्मद अमीरुल अजीम है, मोहम्मद फैसल नदीम और यूसरा, ये जो बच्चे हैं इनकी आईडीज ब्लॉक हुई हुई हैं। ठीक है, तो आप अपनी आईडीज को अनब्लॉक करवाओ ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो सके। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकती। आयशा रहमान, मोहम्मद अमीरुल अजीम, मोहम्मद फैसल नदीम और यूसरा, आपकी बेटा अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकती। आपकी आईडी ब्लॉक है, आप उसका पता करें कि किस वजह से आईडी ब्लॉक है, उसके बाद फिर आपकी अटेंडेंस वगैरह मार्क हो सकेगी। और इस चीज़ को एज सुन एज पॉसिबल आप क्लियर करवा लें, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई है उसके मुताबिक 26 से 30 के दरमियान, यानी अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसमें आप लोगों का मिड टर्म एग्जाम भी होना है। क्या होना है? मिड टर्म एग्जाम। सर मेरी अटेंडेंस रह गई है सर ऑनलाइन ही होगा। बेटा अगर तो फिजिकल हुआ यहाँ पे तो फिर डेफिनेटली फिजिकल हो जाएगा, अदरवाइज ऑनलाइन होगा, तो मिड टर्म होना ज़रूर है। थैंक यू। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, यार अटेंडेंस का किसी का मसला नहीं होता, थोड़ी देर मेरी बात सुन लो एक मिनट सब लोग। जो आपका अप्रैल का लास्ट वीक है, हम इस वक्त 14th पे बैठे हुए, मोस्ट लाइकली ऑन 28, और हम अगर इसको मैक्सिमम लेके जा सकते हैं तो 5 मई तक लेके जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। तो हम आपका मिड टर्म एग्जाम होगा 28 को या 5 को, वो आप लोग आपस में मशवरा करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। ठीक है, कि 28 को सर होकर 5 कर लें 27 को हमारा दूसरा है जी 27 को अजीज साहब का, अगर आप 5 कर लें थोड़ा सा टाइम में। चले, मुझे उसमें मसला कोई नहीं है,
एक आधा दिन एक लेक्चर ऊपर नीचे हो जाता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो बाकी सबकी क्या इसमें बारे में राय है, ताकि मैं उसको आज मार्क कर लूँ, फिर वो चीज़ चेंज नहीं होगी एट एनी सर कॉस्ट। 5 भी ठीक है, क्योंकि हमारा 27 को भी एग्जाम है ना ठीक है मीट। सर। फिफ्थ मैं इसको मार्क कर रहा हूँ मिड ऑफ ऑस्ट्रो। चलिए, तो ये 5 मई का डिसीजन हो गया हमारा मिड टर्म एग्जाम का। यार हो जाती है अटेंडेंस, अहमद क्या हो गया, परेशान क्यों? सर आपने कहा था कि आपस में डिस्कस करके बता दीजिएगा, अभी तो एक दो ने बताया है बस। अब देखो ना जी, आपस में आप लोगों ने यहीं पे डिस्कस करना है तो कर लो अभी। सर 5 2 ठीक है सर। देखो, अगर कुछ लोगों का यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल का है, आप लोगों में से कोई ऐसा तो भाई तो पॉसिबल नहीं है कि वो पढ़ रहा हो क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो जिनका 27 को पेपर है उनके लिए मतलब मार्जिन उनको ये मिल सकता है कि वो 28 के बजाय वो 5 पे चले जाएं। यस मतलब ये सर। मार्जिन, इससे ज्यादा मार्जिन हो नहीं सकता। पेपर होना, ठीक है सर। 5 पेपर होना है इसके ऊपर। अब डिसीजन जो है कि 28 को होना है या 5 को होना है, जो आप लोगों ने सिचुएशन बताई है उसके मुताबिक तो यही है। अगर मजीद आप लोगों ने मशवरा करना है तो मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले बता दीजिएगा। जी ठीक है सर। हाँ ठीक है ना, आपस में मशवरा कर लें। 28 अप्रैल या 5 मई, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद जो अगला हफ्ता आ रहा है उससे, उसमें बेटा जो ईद है, मतलब 12 तारीख की, तो उस दिन तो डेफिनेटली क्लास नहीं हो सकती, वो ईद हॉलीडेज है। तो इसलिए ईद से पहले पहले हम लोगों ने ये मिड टर्म एग्जाम। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख लें, कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि किसी ने इत्तेकाफ बैठना हो? अभी तो नहीं रखता उस वक्त। नहीं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ना हो कि उसके बाद फिर आप लोगों की तरफ से ये आ जाएगा सर हमने इत्तेकाफ बैठना, तो ये मसला है वो मसाइल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्लास तक डिसाइड कर दें, उसके बाद ठीक मैंने, है सर। हाँ मैंने इस किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं उसके बाद सुनना कि सर हम इत्तेकाफ बैठना है या ये मसला है या वो मसला है। जो डेट डिसाइड हो गई एक दफा हमारी नेक्स्ट क्लास में, फिर हमने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो ठीक हो गया। हाँ जी, अब अटेंडेंस किसकी रहती है? अहमद हसन। अहमद आपका एमएस है पीएचडी है? जी अहमद आपकी अटेंडेंस रहती है बेटा? जी जी मेरी रहती है S2020 आपका एमएस है पीएचडी है? MS है। यहाँ पे आपका नाम कहाँ शो हो रहा है देखिएगा। टॉप पे होगा AMAD। अहमद रजा है? अहमद हसन ये सेकंड पे है। अच्छा ये वाला। चलो, और किसी की अटेंडेंस रहती है? चलो, अब काम शुरू करते हैं बेटा। सर और मिड के सिलेबस के वाले से जितना पढ़ा होगा, इसमें पूछने वाली बात ही कोई नहीं। ठीक है। और सर ये चेंज आएगा या अनचेंज में चेंज करके या? इरफान, मुझे आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, काइंडली माइक अपना करीब कर लें थोड़ा सा। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके रिलेटेड ही होगा या थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है? क्या मतलब इनसे रिलेटेड होगा? मीन सर अगर हमने एक एग्जांपल की है तो उसकी तरह की एग्जांपल हो सकती है या सेम वही हो सकती है, ये पूछ रहे हैं। ऑब्वियस है, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको पढ़ाऊँ मशरिक और पूछूं मगरिब। ठीक है सर। ठीक है ना? यस तो सर। काम शुरू करते हैं आज का। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कशन की थी क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के। आपको कहे थे सेकंड काइंड का मैंने कहा था कि मैंने आइट्रेशन से चला के दिखा दी थी फर्स्ट काइंड की पूरी। सेकंड काइंड का मैंने आपको कहा था कि बेटा उसको कंप्लीट कीजिएगा। होपफुली आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा या नहीं किया अभी? यस सर कर लिए। ठीक है, उसके रिजल्ट्स भी आपने वेरीफाई करने थे, तो वो ज़रूरी पार्ट था आप लोगों का कि आप लोगों को वो चीज़ आती हो कि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड के बाद आपने सेकंड काइंड को कैसे एवेल्युएट करना है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमें उसकी ज़रूरत पड़नी है। तो आज का जो लेक्चर है बेटा वो है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस के बारे में। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी और आपको कहा था कि बेटा उसको जो उसके जो पहले 10 मिनट की वीडियो है उसको देख लीजिएगा,
ताकि आपको आसानी हो आज के लेक्चर के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखा होगा। तो हमारे पास जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है वो एक्चुअली है क्या? ये जो आपको टॉप पे इक्वेशन नजर आ रही है, जी ए बी इज इक्वल टू कैपा टाइम्स ऑफ टी ए बी इज इक्वल टू कैपा टाइम्स ऑफ टी ए बी। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का फॉर जनरल रिलेटिविटी। अब ये जी ए बी क्या चीज है, कैपा क्या चीज है और टी ए बी क्या चीज है, इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी ए बी स्टैंड फॉर आइंस्टाइन टेंसर, जी ए बी स्टैंड फॉर आइंस्टाइन टेंसर, एंड kappa is the constant of proportionality and TAB is the matter part. हुआ क्या था एक्चुअली, आइंस्टाइन ने कहा क्या था? आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ज्योमेट्री हमारे पास, ज्योमेट्री इज प्रोपोर्शनल geometry is proportional to the matter enclosed. ये आइंस्टाइन का मेन पोस्टुलेट था कि हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके अंदर जो मैटर एनक्लोज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है जी ए बी, ये रिप्रेजेंट करती है ज्योमेट्री को, और राइट हैंड साइड पे जो के है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कापा जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और टी ए बी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मैटर पार्ट को। तो ये जनरल रिलेटिविटी के अंदर ये बेसिक चीज है कि हमारे पास ज्योमेट्री जो है वो प्रोपोर्शनल होती है मैटर के साथ। अब मैटर के आगे फर्दर टाइप्स हैं। अगर आप में से, उम्मीद है कि काफी लोगों ने फ्लूइड पढ़ा होगा, वहां पे आप लोगों ने फ्लूइड की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा परफेक्ट फ्लूइड, आइसोट्रोपिक फ्लूइड, एनआइसोट्रोपिक फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, रोटेटरी फ्लूइड, ये डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं फ्लूइड की। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स हैं, ये एक्चुअली आपका मैटर है। तो हम कहते क्या है, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन बनती कैसे? हम ये कहते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्री और मैटर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है, और किस मैटर की बात करते हैं? जो उस ज्योमेट्री के अंदर मौजूद होता है। हम किस मैटर की बात करते हैं? जो उस ज्योमेट्री के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो GAB है, इसे नाम दिया जाता है आइंस्टाइन टेंसर। अब ये जो आइंस्टाइन टेंसर है, इसका फॉर्मूला ये है RAB -1/2 टाइम्स ऑफ RAB -1/2 टाइम्स ऑफ GAB इंटू R। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें RAB किसको रिप्रेजेंट करता है? RAB हमारे पास रिप्रेजेंट करता है रिकी टेंसर को। इसका नाम है रिकी टेंसर। ये भी मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी दिखाता हूँ। इसका नाम क्या है? रिकी टेंसर। RAB का -1/2 ये आपके पास फैक्टर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके फॉर्मूला में। GAB हमारे पास यही मीट्रिक कंपोनेंट है, G11, G22, G33, G44, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। ये आपके पास मीट्रिक जो आपके पास बनेगा उसके कंपोनेंट्स है। और R हमारे पास यहाँ पे जो R है, ये R, इसको कहा जाता है रिकी स्केलर। इसे कहा जाता है रिकी स्केलर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किस चीज को सीखा था कि हम लोग क्रिस्टोफर सिंबल्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि हम GAB को कैसे इवैल्यूएट करते हैं किसी भी मेट्रिक के लिए, चाहे वो 3 डायमेंशन का है चाहे वो 4 डायमेंशन का है। GAB को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? विद द फॉर्मूला RAB -1/2 GAB इंटू R। तो इस फॉर्मूला को आज इवैल्यूएट करना सीखेंगे। इसके लिए अब क्योंकि हम आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के लिए हम लोग 4 डायमेंशनल का केस लेते हैं। x0, x1, x2, x3 ये हमारे क्या हैं जी? x0 को हम क्या कहेंगे? टाइम। टाइम, बिल्कुल ठीक है। x1 का मतलब क्या है? r। x2 हम ले रहे हैं थीटा, और x3 हम लोग ले रहे हैं फाई। तो एक्चुअली हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं x0, x1, x2, x3, ये जितने भी हमारे पास हैं, इनको हम क्या ले रहे हैं? t, r, थीटा, फाई। तो इससे हमारे पास जो लाइन एलिमेंट डेवलप होगा, ये जो लाइन एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री है इन 4 डायमेंशन। ये हमारे पास क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्फेरिकल सिमेट्री इन 4 डायमेंशन। अभी जो स्फेरिकल सिमेट्री है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है dt के साथ u ऑफ r। dt के साथ क्या लिखा हुआ है? u ऑफ r। u ऑफ r का मतलब क्या है? u is depending on r only, u is a function of r only।
और यहाँ पे जो डी आर के साथ लिखा हुआ है वी ऑफ आर, इसका मतलब है वी इज डिपेंडिंग ऑन आर ओनली। तो जब हम इसके डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, अगर हम u का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, तो वो आ जाएगा u प्राइम, उसे हम लोग नॉर्मली प्राइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम u का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे t, थीटा और फाई के लिहाज से, तो वो उसका आंसर क्या आएगा? 0। इज इट क्लियर? तो ये जो लाइन एलिमेंट है, इस किस्म के लाइन एलिमेंट को, ये जो हम लोगों ने ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में जब रिसर्च में आते हैं तो इसे कहा जाता है लाइन एलिमेंट। इसे क्या कहा जाता है? लाइन एलिमेंट। तो ये जो लाइन एलिमेंट है, इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अगर वो सिर्फ आर पे डिपेंडेंट हो तो इस पूरे सिनेरियो को हम लोग नाम देते हैं स्टैटिक केस। इसको क्या नाम देते हैं? स्टैटिक केस, जिसमें हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अब मैंने टी के ऊपर डिपेंडेंस इसलिए नहीं ली ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन सिखा सकूं और कैलकुलेशन थोड़ी सी कम कॉम्प्लिकेटेड हो। अगर हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं वो टी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर हमारे पास कैलकुलेशन में चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कैलकुलेशन का पैटर्न वही रहता है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी एक्सटेंसिव हो जाती हैं, जिसके लिए बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो विद इन लेक्चर टाइम चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। इसलिए मैंने स्टैटिक केस लिया ताकि उसको ईजिली हम लोग कवर कर सकें। तो इस लाइन एलिमेंट के मुताबिक हमारे पास जो मीट्रिक कंपोनेंट है वो कैसे आएंगे? G11 की वैल्यू क्या बनेगी? U, G22 की वैल्यू -V, G33 की वैल्यू -R² और G44 की वैल्यू -R² साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसके रेसिप्रोकल की तरफ जाते हैं तो G11 अपर हमारे पास क्या आएगा? 1/U, G22 हमारे पास क्या आएगा? -1/V, G33 विल बी -1/R² एंड G44 इज इक्वल टू -1/R² साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक जो बातें आपको बताई हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें प्लीज। Okay, if there is no confusion, then I am moving on your book. ये आपकी शाम आउटलाइंस वाली जो बुक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा हुआ है? द रिकीट आंसर 8.1.4। 8.1.4। अभी जो 8.1.4 है हमारे पास, इसमें देखिएगा इसका फॉर्मूला है। ये हमारे पास फॉर्मूला है रिकीट आंसर का, ठीक है। और इसमें इस्तेमाल क्या हो रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से फोकस करें, क्रिस्टोफल सिंबल्स। इसमें क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है, इसको जब हम अप्लाई करेंगे, इसके अंदर जब हम वेरिएशन देंगे कंपोनेंट्स की, तो हम वहां से क्या मिलेंगे हमें? क्रिस्टोफल सिंबल्स के थ्रू रिकीट आंसर। तो ये जो रिकीट आंसर है, इसको हमने यहाँ पे अभी वैल्यूएट करना है। तो इसकी वैल्यूएशन के लिए अभी भी जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है उसको यहाँ से देखते हैं इस डॉक्यूमेंट से। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ आज शेयर कर दूंगा। ये हमारे पास एक लाइन एलिमेंट है जो भी मैंने आपको दिखा रहा था, इक्वेशन नंबर 1 से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद इसके जो मेट्रिक कंपोनेंट हैं वो वहाँ पे जो मैंने टाइप किए थे यहाँ पे एच दिखाए गए हैं, G00, G11, G22 एंड G33। ये मेट्रिक कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इस डॉक्यूमेंट में उसके इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो यहाँ पे नीचे बताया गया कि हमारे पास जो मेट्रिक टेंसर है उसके इन्वर्स कंपोनेंट कैसे आते हैं। G00 अपर, G11 अपर, G22 एंड G33। यहाँ तक तो चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारे पास ये जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन की जो फॉर्म दी गई है जनरल रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, R म्यू न्यू -1/2 टाइम्स ऑफ G म्यू न्यू। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं लिख देता हूँ, R ये शायद वो टाइपिंग में ना थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। आर, तो अब हम सबसे पहले आर म्यू न्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हमारी जो फील्ड इक्वेशन है, आर म्यू न्यू -1/2 टाइम्स ऑफ G म्यू न्यू टाइम्स ऑफ R इज इक्वल टू 8π G/C4। अब यहाँ पे ये 8π G/C4 कहाँ से आया है? ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है? K की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? K की वैल्यू। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है, अपनी कैलकुलेशन में आसानी के लिए इस वैल्यू को अक्सर
जब हम एडवांस लेवल पे डिस्कशन करते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग 1 के इक्वल ले लेते हैं, या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जी हमारे पास जो ज्योमेट्रिक साइज यूनिट है और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, इसको हम लोग फॉर लार्ज स्केल स्ट्रक्चर हम इसको 1 ले लेते हैं। तो अक्सर जो है ना रिसर्च पेपर में कैपा की वैल्यू 1 भी होती है, कई जगहों पे उन्होंने कैपा की वैल्यू 8 पाई सिंपल ली होती है, जी और सी को 1 लेके। तो ये सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करता है, यह अकॉर्डिंग टू रिसर्च प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर ये चीज़ वेरी करती है कि आपने कैपा की वैल्यू क्या लेनी है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया, टी म्यू न्यू। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम सबसे पहले क्रिस्टोफर सिंबल्स को इवैल्यूएट करेंगे। देखिएगा ये क्रिस्टोफर सिंबल का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में हमें जो फॉर्मूला दिया गया था उसमें हमने फॉर्मूला आई जे के की फॉर्म में बनाया था, यहाँ पे एक और फॉर्म में दे दिया गया है। देयर विल बी नो इशू विद दैट, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे जो इंडिसेस हैं वो डमी होते हैं। आप इनको ए बी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, म्यू न्यू के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हमने क्योंकि आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आज बात करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी नॉन जीरो कंपोनेंट्स हैं क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के, उनको इवैल्यूएट करते हैं। उसके लिए लास्ट सेक्शन मैंने आपको वेरिएशन देना सिखाई थी कि हम लोग कैसे वेरी करेंगे। म्यू की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी बेटा, 0 1 2 3। यहाँ पे म्यू की वेरिएशन कैसे जाएगी, 0 1 2 3, क्योंकि अब हमारे पास केस कौन सा है, 4 डायमेंशन का। उसके बाद न्यू और सिग्मा की वेरिएशन भी क्या होगी, 0 1 2 3, और लैम्डा की वेरिएशन हमारे पास क्या आएगी, वो भी 0 1 2 3। तो ये वेरिएशन देके बिल्कुल उसी तरह के साइकिल हम लोग डेवलप करेंगे। साइकिल डेवलप करने के बाद हम लोग जितने भी नॉन जीरो कंपोनेंट हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स, उनको इवैल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इवैल्यूएशन यहाँ पे मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये मैं डिटेल कैलकुलेशन करना सिखा चुका हूँ कि हम लोग क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमारे पास जो नॉन जीरो कंपोनेंट्स हैं जो बच जाते हैं वो कौन से हैं, ये वाले सारे। अब यहाँ पे जो आपके पास ऊपर यहाँ पे प्राइम नजर आ रहा है, जैसे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ 0 1 0 0 1 या 0 1 0, ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें लिखा है u प्राइम ओवर 2u। तो यहाँ पे प्राइम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। क्योंकि u का अगर आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, u का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा या फाई, वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि u और v सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, r के ऊपर। इज इट क्लियर, या इस कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है आप लोगों को। लास्ट टाइम की तरह नहीं, जिस तरह लास्ट टाइम नहीं, मैं इसकी वेरिएशन एक दफा आपको दिखा देता हूँ कैसे करनी है, जैसे लास्ट टाइम करवाई थी। असल टारगेट ये है कि आप लोगों के घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं इसमें सारी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, मैं आपको एक वेरिएशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड की प्रैक्टिस हम लोग मजीद कितनी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक वेरिएशन इसमें आपको करके दिखाता हूँ। मेरा जो एक्चुअल टारगेट है आज का वो है मैं आपको रिकी टेंसर की कैलकुलेशन के ऊपर ना फोकस करवाऊं। देखिएगा लास्ट लेक्चर में हमने जो फॉर्मूला लिखा था, मैं उस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ। ये वही वाला डॉक्यूमेंट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये आ गया मेरे पास क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का फॉर्मूला, और ये मैंने उसकी इनिशियल वेरिएशन जो है ना मैं वो कॉपी कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इसको आपने कंप्लीट करना है, तो जिन्होंने कंप्लीट किया होगा होपफुली उनके लिए आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन वी हैव द फॉर्मूला फॉर क्रिस्टोफर सिंबल। अब जो आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं, देखिएगा हमारे पास जो वेरिएशन है इंडिसेस की वो कहाँ से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 से। कहाँ से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 से। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला में i की वैल्यू 0 रखूंगा, और मैंने आपको क्या बताया था कि r के साथ क्योंकि i एडजस्ट हो जाता है तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 0, क्योंकि जो i की वैल्यू वही r की वैल्यू आनी है। और इसके साथ अब मैं j को पहली वेरिएशन क्या दूंगा, 0। j की पहली वैल्यू में क्या फिक्स करूंगा, 0।
तो शुरू करते हैं जी। आई की वैल्यू हमने क्या की, देखिएगा 0 फिक्स की। यहां पे आ गया हमारे पास 0, आर की वैल्यू पे क्या आ गई 0। तो जहां जहां पे आपके पास आई नजर आ रहा है उसको आपने क्या कर दिया 0, इसके साथ आपने जे को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया अब 0। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब हम यहाँ पे k की वैल्यूज देंगे 1 बाय 1। पहले k की वैल्यू 1 फिक्स करेंगे, सॉरी 0 फिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिसेस हैं अब वो 4 डायमेंशन के अंदर उसकी वेरिएशन कहाँ से आएगी, 0 से आएगी। 0 से आएगी। ठीक है, अब बाकी काम वही है कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके पास यहाँ पे जो G11 है वो क्या है, सॉरी ये 001 है, यहाँ पे मैं टाइपिंग मिस्टेक कर गया, ये 11 आ गया, ये 221 है, ये 331 है। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 00 11 22 33। ओके, अब हमारे पास जो u है उसका सिर्फ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू किस कंपोनेंट के हिसाब से एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 1 के लिहाज से, बाकी सबके साथ उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, क्योंकि G00 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 क्या आएगा 0। ये क्लियर है बात? जैसे बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे, G00 का जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू 0 तो वो 0 आएगा, जब उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू r तो वहां पे क्या आएगा u प्राइम। तो उस पैटर्न को सामने रखते हुए जब आप यहाँ पे G00 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पहला 0, फिर ये जो फॉर्मूला आपके पास, इस फॉर्मूला में अब आप k की वैल्यू पहले आपने 0 रखी थी, अब आप k की वैल्यू क्या रखोगे 1 1 1। मैंने लास्ट में इसलिए कहा था बेटा इसको साथ साथ करते जाइएगा, जब एक लेक्चर में चीज कवर ना की तो उसके बाद चीजें कवर ही नहीं होनी। अच्छा जी, अभी ये जो आपके पास फॉर्मूला बना है इसमें G01 की वैल्यू क्या है इटसेल्फ, G01 की वैल्यू क्या है 0 है, तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। G10 इटसेल्फ 0 तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 कंपोनेंट मींस विद रिस्पेक्ट टू t वो भी 0 होगा। अलबत्ता G001 ये क्या आएगा 0 नहीं बेटा, ये G00 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 क्या आएगा 0, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आएगा u प्राइम। विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उसको इस चीज की समझ आएगी, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आपको फेस करनी पड़ेगी। अब देखो G00 अपर की वैल्यू क्या है आपके पास, G00 अपर इज 1/u, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाय 2u। ठीक है जी, ब्रैकेट स्टार्ट, पहली वैल्यू 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, दूसरी वैल्यू 0 है उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। अब जो तीसरी वैल्यू है G00 इसका विद रिस्पेक्ट टू 1 आप डेरिवेटिव ले रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। अब u r का फंक्शन है, इसका मतलब है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे एक्चुअली
मैं यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है उसका सिंबल कॉपी कर लूँ। इसको क्या लिखा जाएगा बेटा? पार्शियल ओवर पार्शियल आर। वन का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आप इसको एक्स वन की फॉर्म में लिखो तो ये ऐसे आएगा, अगर दूसरी तरीके से समझ ना आ जाओ तो यहाँ पे क्या आएगा एक्चुअली? आर। ये एक ही चीज के दो नाम है। और किसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? यू का। अब हमने शुरू में बता दिया कि हम यू का जो डेरिवेटिव है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? यू प्राइम के साथ। सो यू ये आ गया यू प्राइम डिवाइड बाय टू यू। तो सिग्मा 01 की जो वैल्यू है, सिग्मा ये क्रिस्टोफर सिंबल 001 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? यू प्राइम ओवर टू यू। तो अब जैसे आपने इसको वेरिएशन दी है, इस तरह से आपने के की वैल्यू पहले 0 रखी है, फिर के की वैल्यू 1। अब इस फॉर्मूला में आप के की वैल्यू फर्दर इसी तरह से वेरी करते जाओगे। तो इस तरह से आपने जितने भी पॉसिबल क्रिस्टोफर सिंबल है उन सबको इवैल्यूएट करना है। अब क्योंकि क्रिस्टोफर सिंबल्स को इवैल्यूएट करना लास्ट सेक्शन में सिखा चुका हूं, मैं उसको अब रिपीट नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली क्या बता रहा हूं कि जब आप इस तरह से वेरिएशन दोगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में वेरिएशन देके दिखाई हुई है उन्होंने, ये नहीं कि वेरिएशन नहीं दिखाई हुई है, डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखने वाली है कि हम लोग वेरिएशन कैसे देते हैं। तो वेरिएशन आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। यहाँ पे वेरिएशन देके जितने भी नॉन जीरो कंपोनेंट्स हैं, क्रिस्टोफर सिंबल जो नॉन जीरो आते हैं, उन सबकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ठीक है, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं आपको इसके आगे रिकी टेंसर की कैलकुलेशन करना सिखाऊं आज, कि उसके फॉर्मूला में हमने वेरिएशन कैसे देनी है, उसके फॉर्मूला में हमने वेरिएशन कैसे देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका? रिकी टेंसर का। तो रिकी टेंसर का जो फॉर्मूला है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर मैं अब आपको वेरिएशन दे के रिजल्ट बताता हूं। अच्छा बेटा, आप सब एक काम करें प्लीज, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने जो शेयर हुआ है इसमें ये जो वैल्यूज हैं, जो जितने भी नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं, इन सबको किसी पेज के ऊपर बेटा कॉपी कर लें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। ये जो वैल्यूज हैं, क्रिस्टोफर सिंबल 001 इज इक्वल टू यू प्राइम ओवर टू यू, 100 यू प्राइम ओवर टू वी, 111, इन सबको बेटा अपने पास ना पेज पे लिख लें, क्योंकि अभी जब मैंने फॉर्मूला के अंदर वेरिएशन देनी है तो फिर इसकी आपको डायरेक्टली जरूरत पड़नी है।
जी बेटा सबने लिख लिया? यस सर। क्योंकि इन वैल्यूज की अभी हमें जरूरत पड़नी है बार बार, क्योंकि जो नॉन जीरो कंपोनेंट हमारे सामने जब तक नहीं होंगे तब तक हम उनको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। चलिए अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये बेटा फॉर्मूला है जो अभी आपके सामने मैंने शेयर किया था रिकी टेंसर का। आर म्यू न्यू सबको विजिबल है? आर म्यू न्यू इज इक्वल टू क्रिस्टोफर सिंबल बीटा म्यू न्यू कॉमा न्यू। कॉमा का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू न्यू। उसके बाद माइनस बीटा म्यू न्यू कॉमा बीटा का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा प्लस अल्फा म्यू बीटा बीटा अल्फा न्यू माइनस अल्फा म्यू न्यू बीटा अल्फा बीटा। अब हम इस फॉर्मूला के थ्रू करेंगे क्या, जितने भी नॉन जीरो कंपोनेंट्स हैं डिकी टेंसर के उन सबको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अब आप तो मुझे ये बताएं, अब तक ये एक्सपर्टीज आ जानी चाहिए थी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो म्यू और न्यू नजर आ रही हैं ये डमी हैं या फ्री हैं? आर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो म्यू और न्यू नजर आ रहा है विजिबल है सबको बेटा? ये डमी इंडेक्स है या फ्री इंडेक्स है? फ्री इंडेक्स है सर। तो इसको वेरिएशन कैसे दे सकते हैं? डमी है सर। तो पहले डमी को देंगे उसके बाद हम फ्री की तरफ आएंगे। बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड के जो कंपोनेंट्स हैं जब तक उनको हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किनको कैलकुलेट करना है तब तक हम राइट साइड पे वेरिएशन कैसे दे सकते हैं? जैसे मुझे G11 G22 G33 और G00 हमारे पास है तो हम R को भी सर उसी के लिए R से वेरिएशन देंगे, बाकी तो सारे जीरो होते जाएंगे। तो इसको बिल्कुल सही है। तो जीरो सबसे पहले इसका मतलब है हम म्यू की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ऑब्वियस है म्यू के साथ न्यू को भी तो फिक्स करना पड़ेगा ना। 01 02 03 जितने भी कंपोनेंट्स हैं आर, देखो आप जो बात करो ना फहद, आर लेफ्ट हैंड साइड पे जो म्यू न्यू है उसको हमने वैल्यू क्या देनी है? R00 R01 R02 R03 एंड सो ऑन। इन सबको कैलकुलेट करना है ना। यस सर। जो आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले मैं म्यू और न्यू की वैल्यू डिसाइड करूंगा तो फिर मैं राइट हैंड साइड पे जो बाकी वेरिएबल रह जाएंगे उनकी वेरिएशन दे सकता हूँ या नहीं? तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे म्यू और न्यू को डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं म्यू और न्यू को डिसाइड करता हूँ 00। तो जहां पे आपको फॉर्मूला में म्यू नजर आ रहा है उसको, और जहां पे न्यू नजर आ रहा है वहां पे आप उसको 0 से रिप्लेस कर दें। देखते रहिएगा ये जो मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ म्यू और न्यू को मैंने क्या कर दिया 00 कर दिया। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई इशू किसी को? क्योंकि जितने भी नॉन जीरो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहला मेरा कंपोनेंट कौन सा बनता है 00 के साथ, फिर 01 हो सकता है, 02 होगा, 03, फिर सिमिलरली 10 20 30, फिर R11, फिर R12 R13, इस तरह से जितने भी कंपोनेंट्स उन सबको हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम R00 की बात कर रहे हैं। तो R00 में जब हमने ये वेरिएशन दी तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को तो पूछ लो। ओके इसके बाद हमने जब वेरिएशन देनी है तो अल्फा को दें या बीटा को दें, हम किसी एक को दे सकते हैं। तो अगर तरतीब से चले तो हम बीटा को वेरिएशन दे देते हैं। हम किसको वेरिएशन दे देते हैं? बीटा को। अब बीटा को वेरिएशन देने के लिए जहां जहां पे आपको बीटा नजर आ रहा है उसको आप किससे रिप्लेस करोगे? पहले 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से और फिर 3 से। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सबकी कितनी कॉपीज बनेंगी? 4। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बीटा की वैल्यू क्या रख रहा हूं
0, जहां जहां बीटा नजर आ रहा है उसकी वैल्यू आप 0 कर दें। अब बीटा जहां पे नजर आ रहा है उसकी जगह आप 1 रखेंगे। ठीक है जी। अब बीटा की जगह 2, जहां पे आपको बीटा नजर आ रहा है उसकी जगह आप 2 रख देंगे। जनरल रिलेटिविटी एस्ट्रोफिजिक्स में बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेंसर को जब सीखते हैं तो इसमें वेरिएशन की अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपने वेरी कैसे करना है, किस वक्त किस चीज की आपने वेरिएशन किस तरीके से कंट्रोल करनी है। इस चीज के ऊपर कमांड हो जाए तो उसके बाद इस एरिया में रिसर्च करना कोई मुश्किल नहीं रहता। जनरल रिलेटिविटी और मॉडिफाइड सीरीज। अब ये बीटा की वैल्यू 4, 3 आगे। तो अब ये वेरिएशन कंप्लीट हो गई है बीटा की, यहां तक देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। मैं तो कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी रहे आप लोगों को देखने में और चीज़ों को ना डिफ्रेंशिएट करने में। सबसे पहले मेरे पास ऊपर जेनेरिक फार्मूला था। इस फार्मूला में मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो मी और न्यू है उनकी वैल्यू पहले 0 0 फिक्स की है। 0 0 फिक्स करने के बाद मैंने बीटा को वेरिएशन दी है। अब बीटा की वेरिएशन क्या आएगी? 0 1 2 3। तो देखिएगा जो पहली टर्म है उसमें जहां जहां पे बीटा आ रहा था वहां पे 0 रखा, फिर +1 रखा, फिर प्लस के बाद 2 2 रखा, फिर 3 3 रखा, क्योंकि बीटा मेरे पास कैसा है, इसकी वेरिएशन कहां से कहां तक है? 0 2 3। फिर दूसरी टर्म में भी 0 1 2 3, फिर बीटा जहां पे नजर आ रहा है थर्ड टर्म में भी 0 1 2 3, और फिर फोर्थ टर्म में भी 0 1 2 3। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन बेटा किसी का? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो आप देखिएगा हमने जब वेरिएशन दी है तो ये जो पहली 2 टर्म्स हैं जिनका मैं पर्पल कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो 2 टर्म्स हैं ये 0 हो जाएंगी। क्यों? ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऐसे ही है, द कैंसिलेशन साथ साथ देखते रहिएगा। मैं कलर चेंज करके कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अल्फा 0 0 0 अल्फा 0, और ये जो दूसरी टर्म है पहली पॉजिटिव के साथ है नेगेटिव के साथ, ये दोनों टर्म 0 हो गई। यस सर। उसके बाद देखें मजीद कौन सी ऐसी टर्म है जो आपको 0 होती नजर आ रही है? सर फर्स्ट टू टर्म्स भी कैंसिल हो सर गए। फर्स्ट टू भी हो रही हैं। जी बिल्कुल, फर्स्ट 2 टर्म्स भी कैंसिल हो रही जी, इनको भी कैंसिल कर देते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये टर्म्स ही खत्म हो गई। और कौन सी टर्म खत्म होती है? देखें जब आपने एक वेरिएशन दे दी, जो टर्म एलिमिनेट हो सकती है हमने उनको खत्म कर देना है ताकि फिर जो बाकी चीज बच जाए हम उसके ऊपर अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करें। ठीक है, अब क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ 101, अब क्रिस्टोफर सिंबल 101
इसकी वैल्यू इटसेल्फ क्या है? 0। यस सर 0। सेकंड रो में जो आपको आपको पहला क्रिस्टोफल सिंबल नजर आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 क्रिस्टोफल सिंबल 101, इसकी अपनी वैल्यू क्या है? 0। तो इसका डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करोगे किसी भी टर्म के लिहाज से तो बाकी क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 0। तो ये टर्म भी एलिमिनेट हो गई। इसका भी कलर चेंज कर दें, इसको जो पर्पल कर देते हैं, ये भी खत्म हो गई। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड रो है उसमें 100,1। अब 100 आपके पास नॉन जीरो वैल्यू है या नहीं? यस सर है ये। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यानी इसको हम आगे लेके चलेंगे। उसके बाद जो थर्ड टर्म, सेकंड रो में जो थर्ड टर्म है, इसके बारे में क्या डिसीजन है? इसमें जब तक हम अल्फा को वेरिएशन नहीं देते तब तक हम यहाँ इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसका मतलब ये टर्म हमारे पास बच जाएगी। सिमिलरली जो नेक्स्ट सेकंड रो में जो लास्ट टर्म है उसको देखिएगा, इस टर्म में भी जब तक हम अल्फा को वेरिएशन नहीं देते तब तक हम इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड रो में क्रिस्टोफल सिंबल 202, 202 इटसेल्फ 0 है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 भी क्या होगा? 0। ये टर्म भी हमारे पास खत्म हो गई जी। उसके बाद 200, इसकी वैल्यू 0 है, नॉन 0 है? मैंने इसलिए कहा था बेटा 0 है, तो ये क्रिस्टोफल सिंबल, इस क्रिस्टोफल सिंबल को अपनी वैल्यू 0 है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? 0। फिर आगे सेकंड रो में जो थर्ड टर्म है, इसमें जब तक अल्फा की वेरिएशन नहीं देते तब तक हम इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। फिर हमारे पास थर्ड रो में जो फोर्थ टर्म है उसमें भी जब तक वेरिएशन नहीं देते तब तक हम उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं कर सकते। अब आते हैं लास्ट रो की तरफ। इसमें देखिएगा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 303, ये क्या है? 0 है, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। इससे जो अगली टर्म है वो भी क्या होगी? 0। ठीक है। अच्छा जी, इससे जो अगली टर्म है नेक्स्ट अल्फा 03, आप देखें अभी जो आपने क्रिस्टोफल जो आपने नॉन जीरो कंपोनेंट्स लिखे थे, जितने भी आपने नॉन जीरो कंपोनेंट्स अभी लिखे हैं उनमें कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसके सबस्क्रिप्ट में 03 आता हो? नो सर। तो इसका मतलब है ये जो टर्म है ये इसमें आप ऊपर अल्फा की कोई भी वैल्यू दे लो, इसमें रहना क्या है? 0। तो इसकी वजह से ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0। सर इसी तरह ऊपर भी हो जाएगी 02 वाली, इसके ऊपर भी। हाँ जी, मैं अभी आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपके पास जितने भी आपने क्रिस्टोफल सिंबल्स कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा क्रिस्टोफल सिंबल नहीं जिसके सबस्क्रिप्ट में क्या आता हो? 02। तो उसकी वजह से ये टर्म भी खत्म हो गई। तो हमने करना क्या है कि जो हमारे क्रिस्टोफल सिंबल हमने कैलकुलेट किए होंगे उनको सामने रखते हुए जितनी भी टर्म्स हमारी एलिमिनेट हो सकती हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल को वेरिएशन देने के बाद हमने उनको एलिमिनेट कर देना है। अब देखिएगा इस पूरी इक्वेशन से हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या? सिर्फ वो टर्म्स बचेंगी जो कि हमारे पास ब्लैक कलर में मौजूद हैं। ऐसा ही है जी? यस सर। जी सर। तो बेटा इसी तरीके से अगर आप क्लास में भी होते तो मैंने आपको वेरिएशन देना ऐसे ही सिखानी थी कि हमारे पास अब कौन कौन सी टर्म बची। एक ये वाली, पहले सेकंड रो में से ये 3 टर्म्स बच गई, इनको कॉपी करके नीचे लिख लेते हैं क्योंकि अब हमारा फॉर्मूला बनेगा ना वेरिएशन का। उसके बाद ये टर्म बच गई और लास्ट में से ये टर्म बच गई। अब ये जितनी भी टर्म्स हैं इसमें हम किसको वेरिएशन देंगे? अल्फा को। अभी जितनी भी टर्म्स बच गई हैं इनमें अब हमने वेरिएशन किसको देनी है? अल्फा को। और क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 100 उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं नॉर्मली करता क्या होता हूँ
कि जब मैं एक दफ़ा वेरिएशन कंप्लीट कर लेता हूँ, वैल्यूज मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि उसके बाद आप एक ही दफ़ा सब्स्टिट्यूट करें ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये जो टर्म है बची है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ अगेन रेड, और इसके अंदर अब मैं इसकी कॉपी बना के इसके अंदर वेरिएशन दूंगा ताकि आपको आसानी रहे कि इसमें अब हमने वेरिएशन देनी है। अब वेरिएशन देने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं ये तो देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट बना लेता हूँ और उसके अंदर ये जो टर्म है ना इसको कट करके यहाँ रखता हूँ। अब इसमें जहाँ पे अल्फा नजर आ रहा है, अल्फा की जगह क्या आ गया, 0। 0। प्लस, तो इस तरह से इसकी मैं 3 कॉपीज बना लेता हूँ मजीद। ठीक है, तो पहले मैंने अल्फा को वेरिएशन क्या दी थी, 0। अब मैं क्या वेरिएशन दूंगा, 1 के बाद 1 1 2 2 3 3। ठीक है जी, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है इसको वेरिएशन देनी है, जो आपको ये नजर आ रही है। कौन सी टर्म है जी, अल्फा 0 0। तो इसके लिए भी अगेन प्रोसेस वही है, इसकी कॉपी कर लो, फिर 1 फिर अल्फा की जगह 2 और फिर अल्फा की जगह 3। सेकेंड टर्म की वेरिएशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद उससे अगले टर्म की तरफ चलते हैं जी। देखिए इसमें अब अल्फा की वैल्यू पहले 0, फिर 1 फिर 2 और फिर 3। अब लास्ट टर्म की वेरिएशन मैं इसको ना नीचे लेके जा रहा हूँ टर्म को ताकि एक ही पेज पे नजर आए। अब आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है बेटा, इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें जो नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं उनकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो जीरो टर्म्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर देंगे।
तो इसमें एक एक टर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें से देखिएगा कौन कौन सी टर्म बचती जा रही है। जो टर्म बचती जाएगी उसको हम नीचे कॉपी करते जाएंगे जी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म देखिएगा, फर्स्ट रो में क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 100, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको तो अभी हम इवैल्यूएट करके देख लेंगे। इसके बाद क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 010, ये नॉन जीरो है या जीरो है, इसको देखिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है, ये टर्म जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। आपके पास जो क्रिस्टोफल सिंबल लिखे हुए, जो नॉन जीरो कंपोनेंट लिखे हुए क्रिस्टोफल सिंबल्स के, उनको देख के बताएं बेटा कि ये जीरो होगी। वैल्यूज हैं सर हमारे नॉन पास, जीरो होगी, नॉन सर जीरो नॉन सर, जीरो नॉन जीरो होगी। ये पहली टर्म नॉन नॉन जीरो होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड टर्म है इसको देखिएगा, सर ये जीरो हो जाएगी। सर जीरो होगी, जीरो होगी, ठीक है। थर्ड टर्म को देखिएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो है, और ये इसकी जो लास्ट टर्म है इसको ये देखिएगा, भी ये भी सर जीरो। ये भी जीरो है। उसके बाद सेकंड रो में ये देखिएगा, इसको देखिएगा जो ब्रैकेट के सर अंदर फर्स्ट टर्म, जीरो होगी, ये जीरो, बिल्कुल ठीक है। सेकंड टर्म ये नॉन जीरो है। सर नॉन नॉन जीरो जीरो है, नॉन जीरो है। थर्ड टर्म ये जीरो, सर ये जीरो है, जीरो और लास्ट भी जीरो है, लास्ट भी हमारे हम्म। पास, ये भी जीरो है। बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड रो में देखिएगा, ये थर्ड ब्रैकेट में देखिएगा जो फर्स्ट टर्म है, जीरो सर जीरो होगी फर्स्ट जीरो टर्म, जो टर्म जीरो हो रही है उनका मैं कलर चेंज करता जा रहा हूँ। नॉन जीरो सर नॉन जीरो जीरो है। सर जीरो है, देखिएगा इसको, नॉन जीरो, नॉन जीरो है, नॉन जीरो सर। नॉन जीरो है, नॉन जीरो अपने सामने जो मैंने कहा था क्रिस्टोफल सिंबल जो है ना, देखिएगा 100 सर नॉन जीरो है, इसी तरह से 212, ये नॉन जीरो है। नॉन दोनों जीरो नॉन नॉन जीरो है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, नेक्स्ट दोनों जीरो हैं। हाँ जी, और अगली दोनों टर्म्स को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो। यहाँ तक देख लें। इसके बाद लास्ट ब्रैकेट को देखते हैं, फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड नॉन नॉन जीरो सेकंड नॉन जीरो, नेक्स्ट दोनों थर्ड जीरो हैं। जीरो, फोर्थ भी जीरो तो इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट है वो भी एलिमिनेट हो गई। जी, इसमें से कौन सी बची, सेकंड नॉन जीरो है सर, बाकी सारी सर, जीरो जी डिसीजन लें आप लोग। सेकंड सर, यस सर, सेकंड नॉन जीरो। इस जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें से सेकंड नॉन जीरो है, बाकी सर। सारी जीरो हैं। जी। तो इस तरह से हमने जो वेरिएशंस हैं उनको देख के हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब जो टर्म्स नॉन जीरो बची हैं उनको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं नीचे, ठीक है। अभी जो क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं जो जिनको आपने अभी इवैल्यूएट यहाँ पे हम लोग लिखा है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे हमारे पास R00 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
तो अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं जी, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ 100, 100 हमारे पास है क्या बेटा? u prime over 2v। और 1 का मतलब क्या है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। जी? 1 का मतलब है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। वन का मतलब क्या है? इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये आ गया हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल आर, यू प्राइम ओवर 2u। ठीक है, ये क्लियर है पहली चीज। उसके बाद क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ 010, उसकी वैल्यू क्या है बेटा? U prime over 2U. u प्राइम ओवर 2U. 2u। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। और 100 की वैल्यू u प्राइम ओवर u prime over 2v। 2v। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट 100 की वैल्यू U prime over 2V. u प्राइम ओवर 2v। और 111 की वैल्यू v prime over 2v। v प्राइम ओवर 2V. नेक्स्ट U prime over 2V. वन ओवर R आगे। यहाँ पे क्या आ गया? 1 over R. ओके नेक्स्ट U prime over 2V. वन over r। 1 over R. सर ये जो ये ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसमें u प्राइम ओवर 2 2v आ रहा है। 100 की वैल्यू। वो आप लोगों ने लिखवाई थी उसमें। सर मैंने तब भी बोला था कि यहाँ पे वो म्यू है। चलो जी। ठीक कर लेते हैं। अच्छा चलो इसको मैं मतलब जो वैल्यू रखी है वो बताता हूँ। पहले जो आ गई u प्राइम ओवर 2v प्लस u प्राइम ओवर 2u, u प्राइम ओवर 2v माइनस u प्राइम ओवर 2v, v प्राइम ओवर 2v, u प्राइम ओवर 2v इंटू 1 ओवर r, u प्राइम ओवर 2v इंटू 1 ओवर r। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास जो ये लास्ट टू टर्म्स हैं ये दोनों एक ही जैसी हैं। Yes sir। ये आपस में एड अप होकर क्या बना देंगी? -2 माइनस u प्राइम ओवर 2v इंटू r। 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 1 होता है ना बेटा। ठीक है। इसी तरह से जो r00 के अंदर हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसका आंसर क्या आएगा? ये u प्राइम ओवर 2v के ऊपर आप क्या अप्लाई करोगे? कोशेंट रूल। क्या अप्लाई करोगे? कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल आपको क्या कहता है? अगर आपने याद हो, पढ़ा हो थोड़ा सा, ये जब हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे तो उसमें आपको कोशेंट रूल पढ़ाया जाता था। Yes sir। तो कोशेंट रूल क्या कहता था? डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। यस सर। तो u प्राइम का डेरिवेटिव दोबारा क्या आ जाएगा? u डबल प्राइम। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज। मैं 2 को साथ उसके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि 2 बाद में फिर कॉमन आके बाद में जो है ना साइड पे हो जाएगा। तो 1 ओवर 2 को कांस्टेंट करके बाहर ले जाते हैं माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद न्यूमिनेटर एज इट इज
न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर V. v आ गया, नीचे क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर V square. ये क्वेश्चन टूल आ गया हमारे पास, और जो 2 है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज। तो पहली Yes, टर्म sir. का ये रिजल्ट बन गया, जो दूसरी टर्म है उसमें क्या आ जाएगा। अब देखेंगे कौन कौन सी टर्म हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकती है। ये जो सेकंड टर्म है, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं बेटा, प्लस 3u और 4uv। इसको हम लोग लिख सकते हैं u प्राइम स्क्वायर, अगर इसको इकट्ठा करके लिखना चाहें तो, ओवर 2uv। ठीक है जी। सर ये उसके बाद जी जी 4 UV नहीं होगा? सर ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा जी, ठीक है जी, 4uv। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, U prime V prime divided by 4 V square. हाँ जी, मतलब अगर आप इसको एक ही फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ये 2v आपस में कंबाइन होके क्या आ जाएगा, 4 V v square. रेज़ टू पावर 2, और जो साथ वाली टर्म है उसमें से वो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, v प्राइम। और लास्ट टर्म में से क्या बचा हमारे पास, जो आपको बताया था, u प्राइम ओवर vr। u प्राइम और vr वो दोनों टर्म आपस में कंबाइन हो गई। तो यहाँ तक देख लें, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जी, फर्दर कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जो फर्स्ट टर्म है अगर आप उसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, यानी पहली दो टर्म में से जो पहली वाली टर्म है उसमें u प्राइम v प्राइम आ रहा है ना, उसको 2v के साथ सेपरेट डिवाइड कर दो, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके u प्राइम v प्राइम अगर आप सेपरेट करते हो तो क्या बनेगा, यहाँ से कौन कौन सी टर्म कंबाइन होगी हमारे पास। जो कि थर्ड है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे। अब देखिएगा कौन कौन सी टर्म कंबाइन होगी। अगर हम ऊपर वाले फ्रैक्शन को खत्म करते हैं तो ये जो टर्म है, ये सेकंड और फोर्थ टर्म ये आपस में कंबाइन हो जाएंगी, और कंबाइन होने के बाद हमारे पास इसका जो हाँ जी जो फाइनल रिजल्ट है वो इसकी फर्दर मॉडिफाइड जो फॉर्म आ जाएगी लास्ट वो क्या आ जाएगी, u प्राइम v जो है वो नीचे वाले एक v के साथ कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ऊपर से v खत्म हो गया और नीचे से ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या आ गया 2v सिंपल, u प्राइम v प्राइम, ये तो नहीं होगी बेटा ये अब आखिरी वाली टर्म के साथ एडजस्ट होगी ना, ये थर्ड टर्म के Yes, साथ एडजस्ट होगी, तो एडजस्टमेंट के बाद इसका आंसर क्या आएगा, u प्राइम v प्राइम ओवर 4 आ जाएगा सर नीचे। 2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 4। यही तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे एडजस्ट होगी, जब ये आएगी तो ये टर्म हमारी एलिमिनेट हो जाएगी पूरी की पूरी, ऐसे यस सर। यस सर यस प्लस u प्राइम स्क्वायर ओवर 4uv माइनस u प्राइम ओवर rv, तो ये हमारे पास आ गई r00 की वैल्यू।
यस सर। तो अब एक दफा डिटेल कैलकुलेशन यहाँ से देख लेते हैं हमने अब तक किया क्या है। जो आज की हमारी प्रॉब्लम थी उसमें हमने अब तक क्या मतलब एक्टिविटी की है। आज हम लोग जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है, जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन होती क्या है। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ज्योमेट्री इज प्रोपोर्शनल टू द मैटर एनक्लोज्ड इन इट। ये आइंस्टाइन का बेसिक एक पोस्टुलेट था जिसको उसने इस्तेमाल किया था फील्ड इक्वेशन के डेवलपमेंट में। तो हमारी जो फील्ड इक्वेशन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जी ए बी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, आइंस्टाइन टेंसर को। कापा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और राइट साइड पे जो टी ए बी है वो हमारे पास मैटर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का जो हमारा टास्क है वो कितना है कि आज हमने इतने पोर्शन को अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है। ये जो पोर्शन है इसको अंडरस्टैंड करना है कि आर ए बी माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ जी ए बी इंटू आर ये कैसे बनता है। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1, हमें जो लाइन एलिमेंट दिया हुआ है उससे हमने G00, G11, G22, G33 की वैल्यू ली, इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज दी, और वैल्यूज लेने के बाद हमने सबसे पहले क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड को इवैल्यूएट करना है। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इवैल्यूएट करने के बाद ये हमारे पास रिकी टेंसर का फॉर्मूला है। इस रिकी टेंसर के फॉर्मूला के थ्रू हमने जितने भी नॉन जीरो कंपोनेंट्स हैं R00, R01, R02, R03, R11, R12, R13, सिमिलरली R21, R22, R23, R31, R32, R33 वो सारे कैलकुलेट करने हैं। और सारे कैलकुलेट करने के बाद जैसे अभी मैंने आपको वर्किंग दिखाई कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे म्यू और म्यू की वैल्यू को फिक्स करेंगे 00, फिर 01, फिर 02, फिर 03, और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड पे बीटा और अल्फा को इस तरीके से वेरिएशंस देंगे। तो वेरिएशन देने के बाद जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमने अपने पास सेव कर लेना है इस तरीके से। तो अब इस ये जो कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है इसमें कोई इशू है बेटा आपकी तरफ से तो आप वो बताएं, क्योंकि जितने भी स्टेप्स हैं मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने करने की कोशिश की है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी ओके, तो सर नहीं, इफ दिस इज क्लियर देन वी कैन मूव ऑन आवर पीडीएफ। तो आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा, आपने इस ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ अपलोड करूंगा, इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास जो नॉन जीरो कंपोनेंट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, R00, R11, R22 और R33। तो जितने भी आपने नॉन जीरो कंपोनेंट्स हैं उन सबको आपने वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू हम आपके पास ठीक है या नहीं। ठीक है, ओके सर। क्योंकि बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाए जीरो। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें, जैसे डिटेल में मैंने बताया हुआ ना आपको, देखिएगा R00 की कैलकुलेशन में मैं क्या बताया कि जो पहली टर्म है पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी पेयर वाइज, दूसरी टर्म में कौन सी टर्म जीरो हो रही है, कौन सी टर्म नॉन बच रही है, वो सारी टर्म यहाँ पे बताई हुई है हर एक कैलकुलेशन में। ये R11 की कैलकुलेशन में भी सारा आपको डिटेल बताई गई है, R22 की कैलकुलेशन में पूरी डिटेल बताई गई है, R33 की कैलकुलेशन में पूरी डिटेल बताई गई है कि कौन सी टर्म किस लेवल पे कैंसिल आउट हो रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जब आप वेरिएशंस दोगे, वेरिएशंस देख के जब आप वेरिफिकेशन की तरफ आओगे तो ये साथ वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है ना ये आपको हेल्प करेगा चीजों की मैचिंग में कि आपने कोई टर्म छोड़ तो नहीं दी। तो इंशाल्लाह इस डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी R11, R22, R33 की कैलकुलेशन में। उसके बाद हमने R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है रिकी स्केलर की। हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R की। तो R की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, R का फॉर्मूला हमारे पास होता है R म्यू न्यू इज इक्वल टू R इज इक्वल टू G म्यू न्यू इंटू R म्यू न्यू। तो जब इसमें हम राइट हैंड साइड पे म्यू और न्यू को वेरिएशन देंगे तो सिर्फ हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेंगी, G00, R00, G11, R11, G22, R22, G33, R33। फिर इनके अंदर जब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की। तो जब हम लोग ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे कौन कौन सी,
तो फिर हम उसकी मदद से ये जो कंपोनेंट्स हैं आर म्यू न्यू माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ जी म्यू न्यू इंटू आर, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अभी आपने ये जो थ्योरी है ना, इसको फोकस नहीं करना, आपने कैलकुलेशन को फोकस करना है। तो G00 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? R00 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ G00 इंटू आर। तो ये एक्चुअली आपको जो वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू मिल रही है आपको? G00 की। ये वैल्यू किसकी मिल रही है आपको? G00 की। फिर सिमिलरली आप G11 को कैलकुलेट करोगे, G22 को कैलकुलेट करोगे और G33 को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका आज का मेन टास्क है जिसको आप लोगों ने बेटा कवर करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। अगर किसी जगह पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में आपने किस चीज को फोकस करना है? मैथमेटिक्स को। किसको फोकस करना है बेटा? मैथमेटिक्स को। थ्योरेटिकली अभी आपने इस डॉक्यूमेंट को फोकस नहीं करना। तो ये जो फॉर्मूला है रिकी स्केलर का, अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसको एक्सपैंड करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। जब आप म्यू और न्यू को वेरिएशन दोगे यहाँ पे, जब आप म्यू और न्यू को वेरिएशन दोगे यहाँ पे, तो सिंपली ये रिजल्ट आ जाना है G00 R00 G11 R11 G22 R22 और ये वैल्यूज आ जानी है। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक हो जाएगा? यस ये सर। इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? क्योंकि मैं अब थोड़ा सा टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। चले डॉक्यूमेंट पे वापस आते हैं। तो अभी मैंने आपको जो बताया है, जो चीजें बताई हैं, उसके मुताबिक आपने करना क्या है? आपने ये फॉर्मूलाज को इवैल्यूएट करना है। इसको ये G00 इज इक्वल टू R00 माइनस 1/2 इंटू G00 इंटू R। यहाँ पे R00 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 00 कंपोनेंट ऑफ रिकी टेंसर, और ये कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिकी स्केलर को। तो इसके बाद जब आप G00 यानी नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ आइंस्टाइन टेंसर की कैलकुलेट कर लोगे, इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे? G11 इस फॉर्मूला के थ्रू। फिर G22 की कैलकुलेशन आनी है। और फिर G33 की कैलकुलेशन। ठीक है जी, ये फॉर्मूलाज आपने वेरीफाई करने हैं, हो जाएंगे या इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि आएगी? हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब आपसे मैं जो डिस्कशन कर रहा था कि मैंने एक्चुअली थोड़ा सा टाइम सेव करना है, वो किस लिए करना है? लास्ट क्लास में आपको मैंने एक एक्टिविटी कहा था कि बेटा करनी है हम लोगों ने, कि जो हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं, और कुछ आप लोगों ने, जो लोग ऑलरेडी किसी और सब्जेक्ट में थीसिस कर रहे हैं या जिनका कहीं और इंटरेस्ट है, वो थीसिस नहीं करना चाहते, वो टॉपिक्स भी ले सकते हैं। ऐसी डिस्कशन हुई थी ना? मैंने कहा था कि इसके ऊपर थोड़ी सी आप लोग वर्किंग कर लीजिएगा। तो जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिसाइड किए हैं कि जिनकी प्रेजेंटेशन होगी, वो ये हैं। इनका टाइम और इनके डेट ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने साथ साथ लिखी हुई है। तो अब ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेलर स्ट्रक्चर है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स है, इन टॉपिक्स के ऊपर अगर कोई बच्चा काम करना चाहता है एज ए पार्ट ऑफ
प्रोजेक्ट ऑफ दिस कोर्स, तो फिर वो बता दें, मैं उनके नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, उनके आईडीज लिख लेता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं। मैंने टोटल 8 जो है ना टॉपिक्स रखे हुए हैं, और बाकी मैंने 4 के करीब रिसर्च पेपर्स हैं जिनको मैंने असाइन करना है। तो आप में से जो लोग टॉपिक्स लेना चाहते हैं वो टॉपिक्स ले सकते हैं। मुझे सिर्फ आप बता दें कि आपके ग्रुप मेंबर कौन से होंगे। जो टॉपिक्स हैं उनके लिए 2 लोगों का ग्रुप बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। कोई इंडिविजुअल करना चाहे इंडिविजुअल भी कर सकता है, लेकिन साथ जो डेट्स लिखी हुई हैं ये फाइनलाइज होंगी, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी। सर रिसर्च के लिए कितने लोग हो सकते हैं? रिसर्च का जो ग्रुप है बेटा, उसमें 2 से 3 लोग। तो अब आप लोग बता दें इसके ऊपर जो डिस्कशन है, आप लोगों ने आपस में कोई मशवरा किया है तो बता दें मुझे। सर टॉपिक के लिए कितने मेंबर होंगे? एक टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम 2 लोग काम कर सकते हैं। टॉपिक में आपने करना क्या होगा, आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करने। डॉक्यूमेंट तैयार कैसे करना है, जैसे ये स्टेलर स्ट्रक्चर है, आप बताओगे उसमें इनिशियली स्टेलर स्ट्रक्चर होता क्या है, फिर स्टेलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उसके साथ जो मैथमेटिक्स रिलेटेड है वो बताएंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, और इस पूरे टॉपिक को आप एक्सप्लेन करेंगे। सर 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल बता लेते हैं आपको, सिर्फ 5 मिनट होंगे अगर आप। हाँ नहीं, आप लोग यहाँ पे आपस में मेरे सामने भी डिस्कस करना चाहो, मसला कोई नहीं है, यू कैन डिस्कस इजीली, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा आपस में डिस्टेंस हो गया, अदरवाइज क्लासरूम इन्वायरमेंट में मेरी जो क्लास होती है ना वो टोटल डिस्कशन बेस्ड होती है, बहुत फ्रैंक इन्वायरमेंट होती है मेरी। तो आप लोग बहरहाल 5-10 मिनट की ब्रेक ले लो, 5 मिनट की ब्रेक ले लो, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं।
सर जी बच्चों, आप लोगों ने आपस में कुछ मशवरा कर लिया या इसके ऊपर मजीद आपस में कोई बातचीत है या मुझसे कोई चीज़ डिस्कस करने वाली है तो आप बताएं। जी सर, अगर हम खुद से मतलब टॉपिक डिसाइड करने की ये टॉपिक करना चाह रहे हैं। मैं इसी वजह से तो ओपन किया, मैंने किसी का नाम लिखा हुआ है। सर मेरा और वैस का अगर ये 8th टॉपिक आप लिख लें। देखो फहद, आप ऑलरेडी अपना जो काम है पेपर का वो कर रहे हो, तो आप तो उसको कंप्लीट करोगे ना इसमें। सर फिर मेरा रिसर्च वर्क में मेरा वैस का और एक एमफिल कर लें साथ। मैं यही तो चाह रहा हूँ ना कि बेटा कि आप लोग आपस में इसमें म्यूचुअली, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप लोग ग्रुप्स बना लो ताकि इनको फाइनलाइज किया जा सके, क्योंकि मैंने जो पहला टॉपिक है उसकी प्रेजेंटेशन लेनी है 19 मई को, ईद के बाद। ठीक है, और ये जितने टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे एज अ प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व करेंगे ये सारे के सारे फाइनल का कोर्स भी होना है। तो इसका जो डॉक्यूमेंट है वो सबने बड़ा प्रॉपर सा बनाना है जो लोग टॉपिक्स की प्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी नहीं डिसीजन कर पा रहे तो उसका एक हल ये है कि मैं ये जो पेपर है, ये जो पेज है, ये मैं ईमेल कर देता हूँ आप सबको। ठीक है, ताकि आप लोग इस पे सोच लो थोड़ा सा, मजीद इस पे कुछ डिगिंग करना चाहो कर लो, तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर फाइनली मुझे बता दो। सर हम चाह रहे थे कुछ मेरी और वैस की हम लोग की राय थी कि अगर पेपर 28 को हो जाता जी, पेपर से 28 को अगर हो जाता मिड का। देखो इसके लिए मैंने यही तो कहा है कि आप लोग आपस में जो क्लास फेलोज हैं ये सारे आपस में म्यूचुअली डिस्कशंस कर लो। ठीक है, तो अभी ये टाइम था, मैंने इसलिए बात दोबारा की है कि सर 28 ठीक है। और ग्रुप में डिस्कशन की है, मोस्टली लोगों ने ना 28 का कहा है। जी सर 28। आप लोगों ने कोई व्हाट्सएप का पूरी क्लास का ग्रुप बना हुआ है? जी सर। सर कुछ लोग ऐड हैं उसमें, मतलब 27 20 समथिंग।
सर 28 का कहा है मोस्टली लोगों ने ना। तो यार 28 को कर लेते, मुझे तो उसमें मसला ही कोई नहीं है। चले ठीक है सर 28 ही मेरे ख्याल में बेस्ट है, सब लोग उससे एग्री है। एक छाट दो। ये क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना इस तरह से आप लोगों के आपस में डिसॉल्व नहीं होनी, मैं एक हल करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी ये इसका इसी से मसला, भी हो जाए क्लास में ज़्यादा बेहतर है। मैं अभी मसले का हल निकालता हूँ यार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर ये टॉपिक्स वाला भी देखिएगा, अगर ये भी डिस्कशन बनता है। ये अभी अभी चीज़ों को वाइंड अप करते हैं शरद से। थैंक यू सर। अभी आप लोगों को एक ईमेल आई थी ना जिसमें मैंने आप लोगों को भेजा था, लिंक भेजा था क्लास का। यस सर। उसमें सब लोग एडिट है ना क्लास के? यस सर। यस सर। मैं उसी के रिप्लाई में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप भेज रहा हूँ, उसका लिंक भेज रहा हूँ। आप उस ग्रुप के थ्रू ना उस लिंक को ज्वाइन कर लो। ये मेरे एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है, जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग भी उसी को ज्वाइन कर लो, ताकि जब तक ये कोर्स 1-2 माह चल रहे हैं तब तक आप लोग उसमें जो भी डिस्कशन होगी वहाँ पे भी की जा सकती है, एक नया ग्रुप बनाने की बजाय। तो देखिएगा ईमेल आ गई है, इस ईमेल के अंदर एक लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लो, और फिर वहाँ पे जो है ना जो भी आप लोगों का डिसीजन है मेजॉरिटी का वो आप पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? या वहाँ पे म्यूचुअली आप लोग डिस्कस कर लो। अगर तो 28 को ही करना है, क्योंकि मैं तो मुझे उसमें मसला कोई नहीं है, 28 को भी हो जाएगा। कोर्स कितना है, जितना हमने पढ़ा होगा। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी आपसे। जी फहद। सर कुछ ऐसे होता है क्लासेस के अंदर कि जितना पहली क्लास से लेकर एंड तक पढ़ा होता है वो मोस्टली सिर्फ टॉपिक्स लिख के जो है ना वो शेयर हो जाते हैं क्लास में। तो अगर ऐसा होता तो जरा वो तैयारी में जरा आसानी होती सबको कि ये टॉपिक्स हमने किए होंगे। ठीक है, वो भी हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसमें मैं आप लोगों को जो मिड का कोर्स है वो पूरा डिटेल में बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा बाकी सर ये ग्रुप ये भी अगर हो जाता फाइनल तो ये जरा हाँ जी, मैंने इसलिए ये ग्रुप जो है ना उसका लिंक आप सबको ईमेल किया ताकि आप लोग डिसीजन वहाँ पे कर लें। और 28 को अगर हम लोगों ने रखना है तो 28 को कर लें, आज हम इसका डिसीजन कर लें कोई ना कोई, ठीक है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके जो कंपोनेंट्स है ना एग्जाम के वो डेवलप करके आप लोगों को उस पर LMS के ऊपर अपडेट कर दूंगा कि जी आपने मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है। क्योंकि कोर्स आउटलाइन में होता है कि कोर्स आउटलाइन में एक जर्नल सी चीज़ लिख दी होती है, जैसे कोर्स आउटलाइन में लिख दिया गया है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, रिव्यू ऑफ टेंसर कैलकुलस। अब आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के डेवलपमेंट को सिखाने के लिए कितना कुछ आप लोगों को सिखाना पड़ रहा है वो आप लोगों के सामने है। तो वो टॉपिक्स भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, पहले हम इसको तो डिसाइड कर लेना। तो ये जो लिंक भेजा देख लें सब लोग, इस पे ये सबके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है ना? तो इस ग्रुप का क्योंकि ग्रुप एडमिन भी मैं हूँ जी, इसमें ना ग्रुप एडमिन, हाँ ये ग्रुप एडमिन जो है इसमें मैं हूँ, डॉक्टर इफ्रा है। तो इसमें बहरहाल ये है कि जो भी चीज़ आप लोगों ने डिस्कस करनी होगी ना तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ज्वाइन कर लें, फिर वहीं पर डिस्कशन कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोग फाइनलाइज कर लें कि 28 को हमने इस रखना है या उसको रखना है। 5 मई को
और मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, जो असाइनमेंट्स या चीजें मैं आपको कहता रहा हूं ना कि बेटा ये साथ साथ करते रहो, जिन लोगों ने की हुई है उन लोगों को मिड में प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, चाहे वो 28 को हो चाहे वो 5 को हो। लेकिन जिन लोगों को, जो मैं काम साथ साथ दे रहा हूँ, अगर वो आप लोगों ने नहीं किया, चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की, फिर डेफिनेटली आप लोगों को मिड के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रोजेक्ट्स वाली फाइल बेटा आप लोगों को ईमेल कर दूं? जी सर कर दें। चलो, ये मैं प्रोजेक्ट्स वाली फाइल भी ईमेल कर रहा हूँ ताकि इसको रिसर्च भी आप लोग। पेपर जी 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 पूछिए। सर, ये रिसर्च पेपर भी शेयर कर देंगे अभी, ये जो 4 आपने मेंशन किए नहीं, हैं। रिसर्च पेपर जो है ना वो मैं खुद से डिसाइड करूंगा जब एक दफ़ा ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो तरह से, मैंने आपको पहले बताया था कि स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 5 से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आगे इसी फील्ड में, इसी डायरेक्शन में थीसिस करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके साथ जो डिस्कशन है वो किसी और तरीके से होनी है। यस सर। जैसे फाहद ने मेरे साथ पहले डिस्कशन की थी कि सर हम जो रिसर्च पेपर्स हैं उन्होंने जो पहले कोर्स में किया हुआ था उसी को आगे कंटिन्यू सर अगर कर लूँ, तो मैंने उनको डिस्कस किया था कि जी कहाँ तक हुआ हुआ है, देखा था काम, उसी को मैंने कहा था ठीक है जी आप इसको फर्दर कंप्लीट करके इसके एक्सटेंशन पे काम करें तो वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे कंप्लीट कंसिडर हुआ होगा। तो ये क्लास के अंदर ना वेरिएशन थोड़ी होती है, तो सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम लोग म्यूचुअली कर सकते हैं। ये जो टॉपिक वाली बात थी वो मैंने इसलिए ओपन की थी ताकि आप लोगों को, जो बच्चे किसी और डायरेक्शन में थीसिस कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोजेक्ट के जो टाइटल है वो मैं आप लोगों को ईमेल कर दिए। मजीद आप लोगों की तरफ से कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर फिर हम लोग अब ये डिसाइड करके आपको मैसेज करेंगे या मेल करेंगे कैसे? अच्छा, इसमें दो चीजें, नंबर 1 कि पहले मिड की डिस्कशन होगी, मिड की जो डिस्कशन है वो आप, जो मैंने अभी आपको ग्रुप भेजा है ना, उसी ग्रुप में कर लीजिएगा, ठीक है? तो ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद जो भी डेट डिसाइड होती है 28 और 5 अप्रैल, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग अपना कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं। कीजिएगा ऐसे कि जो भी बच्चा वहां पे अपना ग्रुप में वोटिंग करे ना, तो वो उधर डेट लिख दे कि सर मिड टर्म शुड बी ऑन 28 और साथ ही अपना नाम और आईडी लिख दे, ताकि पता लग जाए कि किस बच्चे ने मैसेज किया। फोन नंबर तो किसी के पास ही ना होते, तो हर बच्चा जब भी वहां पे अपना कोई मैसेज ग्रुप में भेजे, अपना नाम और स्टूडेंट आईडी साथ जरूर लिखे, ताकि पता चल सके कि किसने मैसेज किया है, कौन है, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेते हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, जो अब तक हमने जितनी चीजें की हैं थ्योरेटिकल पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एक ही टॉपिक है जो हमने थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हुआ है डिटेल। वो कौन सा था? सर पेपर ऑनलाइन हो गए ऑन कैंपस? उसको वो भी अभी मैं बता देता हूँ अभी आपको, पहले मेरी बात सुन लो। जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टॉपिक डिटेल में पढ़ा है वो एक ही पढ़ा हुआ है, और वो कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ जनरल रिलेटिविटी, 5 डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ जनरल रिलेटिविटी, अगर आपको याद हो तो। यस सर। उसके बाद से अब तक तो सारा मैथमेटिक्स है, उसके बाद से लेके अब तक सारा मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में भी अगर आप चीजें साथ साथ करते जाओगे या आपने की होंगी, तो मिड टर्म में आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, हाँ, जो अभी क्वेश्चन किया गया कि सर मिड जो है वो ऑन कैंपस होगा या ऑनलाइन होगा, देखिए एक चीज कंफर्म है, मिड होना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑन कैंपस हो, ठीक हो गया? उसके लिए आप लोगों ने अपनी तैयारी रखनी है। मिड की जो सबमिशन है वो LMS पे होगी, इसी तरह से उसके बाद मैंने आपको जो असाइनमेंट देनी है उसकी सबमिशन भी आपकी LMS पे होगी। जी, मजीद आपकी तरफ से बेटा कोई सवाल, क्योंकि क्लास का टाइम अब खत्म हो रहा है। सर मिड कितने मार्क्स का होगा? यार ये सारी जो चीजें हैं ना, मैं आप लोगों को अब ईमेल ही दिखा देता हूँ। ये ईमेल देख रहे हो आप लोग, सब लोग? अब स्क्रीन शेयर किया मैंने।
जी फॉर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स आपके जो क्विज असाइनमेंट की जो वेटेज है वो कितनी हो सकती है 25, मिड टर्म एग्जाम की वेटेज कितनी होगी 25 और फाइनल की वेटेज 50। ये मेरी पॉलिसी नहीं है, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। किसकी तरफ से ईमेल आई हुई है? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से। तो आपके असाइनमेंट और जितनी भी चीजें ना प्रोजेक्ट वगैरह उसकी मैं डिवीजन कैसे करूंगा इन 25 मार्क्स के अंदर। मिड आपका 25 मार्क्स का होगा, फाइनल आपका 50 मार्क्स का होगा। और कोई सवाल जो आपके ज़हन में आ रहा हो? सर ये जो टॉपिक पर प्रेजेंट कर रहे हैं या रिसर्च पेपर करेंगे, ये असाइनमेंट्स के अंदर ही इंक्लूड होगा या इसके मार्क्स अलग होंगे? बेटा जो 25 एब्सोल्यूट मार्क्स है ना, उसमें प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ओके सर। ठीक है, वो एब्सोल्यूट मार्क्स हैं। उसके बाद जो आपके इंडिविजुअल असेसमेंट है ना, उसके कितने मार्क्स होते हैं वो एक अलग चीज है। ये दो डिफरेंट चीजें, इन दोनों को आप कंबाइन नहीं कर सकते अभी। जी चलें, तो यहाँ पे बेटा क्लास वाइंड अप करते हैं। ये जो आज आप लोगों को काम दिए इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आप लोगों का जो मिड टर्म है वो अच्छे से जो है ना मतलब कंडक्ट हो सके और आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जो डॉक्यूमेंट आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो पीडीएफ फाइल में आपके साथ कर रहा था, वो मैं यहाँ पे एलएमएस पे अपडेट कर देता हूँ। आज हमारा सेशन नंबर 7 है, तो सेशन 7 सर में आज ही वाला जी आज वाला काम भी असाइनमेंट में इंक्लूड है? असाइनमेंट का मतलब ये है कि आपने उसको अपने पास करके रखना है। मैं असाइनमेंट अभी प्रॉपर्ली अपडेट कर दूंगा, तो उसके ऊपर फिर आपने जो उसके टॉपिक्स होंगे वो आपने सबमिट करवाने हैं। देखो आपने काम किया होगा तो आप उसको सबमिट करवा सकोगे ना। सर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने पहले 2 पार्ट दिए थे ना करने के लिए, तो हमने वो 2 असाइनमेंट्स हो गई थी, तो ये भी आज वाला काम भी मतलब 3rd पार्ट में इंक्लूड होगा? देखो जो पहली असाइनमेंट दी थी ना, मैंने आपको ये कहा था कि ये जो वो जो फॉर्मूला थे ना डीएस वाले, ds स्क्वायर इज इक्वल टू स्फेरिकल सिमेट्री में कैसे हमारे पास लाइन एलिमेंट बनता है, उसके प्रूफ्स दिए थे। यस जी सर, सर। दो थे। हाँ, और दूसरा मैंने आपको क्या कहा था कि जो क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं उनको कैलकुलेट करना सीखें। सेकंड काइंड के जी सर, वो सेकंड काइंड। लास्ट क्लास पे जो था काम। हाँ, वो मैंने कहा था वो आपका होमवर्क है, वो आपकी असाइनमेंट नहीं है। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपकी आएगी, उसमें मैं आपको चीजें जो है ना अपडेट करके दूंगा, मतलब कहूंगा कि आपने उसको एलएमएस पे अपडेट करना है। यानी कि अभी कोई भी असाइनमेंट नहीं? नहीं, जो वो आपको सिर्फ काम प्रैक्टिस दे रहा हूँ, हाँ वो प्रैक्टिस के लिए था। जो असाइनमेंट है वो मैं आपकी प्रॉपर अपडेट करूंगा, उसको आप सबमिट करवाओगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है और ये जो सर, चीजें वो मैं हमें आपको लगा था शायद वो असाइनमेंट है। नहीं, असाइनमेंट अगर होती तो मैंने उसको एलएमएस पे अपडेट करना था। जी सर, ठीक ठीक है है। ठीक है, जी सर। तो ये फाइल जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आज के टॉपिक की थी। इंशाल्लाह बाकी अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो अब आप लोगों की तरफ से मेरे पास जो है ना 2 चीज़ें आनी है। नंबर 1, क्या चीज़ आनी है, आप लोगों ने वो जो ग्रुप है उसमें बता देना कि जी कौन कितने लोग जो है ना 28 को पेपर लेना चाह रहे हैं, ताकि मैं उधर से कंसेंसस डेवलप कर सकूं, और कुछ कितने लोग 5 की तरफ जाना चाह रहे हैं। मेजॉरिटी के जो डिसीजन होगा उसके मुताबिक हम देख लेंगे। अगर टाई अप होगा तो फिर मैं डिसीजन दे दूंगा। ठीक है, वीटो पावर। ओके सर। ठीक है। और दूसरी चीज़, अब आप लोगों ने, मैंने आपको जो फाइल भेजी है उसके ऊपर टॉपिक्स देख लें, और उस टॉपिक्स के लिए अपने जो ग्रुप्स है ना वो सोच लें। अगर उन ग्रुप्स के लिए या उन टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्कशन होगी तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बातचीत होती है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। सर
हमें अटेंडेंस रहती है। जी, किसकी अटेंडेंस रहती है? मैया लाल। चलो जी, और किसी का अटेंडेंस का मसला तो नहीं रहता अभी? सर एक बात सर पूछना आमिर चाहता शहजाद चेक कर लें। आमिर शहजाद बेटा होगी, मैंने आपको बताया था। और किसी का अटेंडेंस, क्योंकि मैं अटेंडेंस क्लोज कर रहा हूँ अब। जी फात पूछिए। सर लास्ट टाइम ना मैम ने जब हमारे ग्रुप्स बनाए थे तो मैम ने ऐसे किया था कि जैसे आपने फाइल सर ओपन की थी ना, तो सर जैसे जैसे बताते गए थे वहीं पे उन्होंने नाम लिख दिए थे, जैसे बहादुर रहमान वगैरह। सर वो ग्रुप्स विद इन 5 to 10 मिनट्स सारे बन गए थे, कंप्लीट हो गए थे। ये जरा ठीक हो। अगर एक क्लास के अंदर ही नेक्स्ट टाइम या जब आप देखिए या आप फहद मैंने ना ये एक एक्टिविटी करके ऑलरेडी रखी हुई थी। अगर आप ये देखो, मैंने ना यहाँ पे सबके आपका नाम और स्टूडेंट आईडी ना जितने बच्चे थे उन सब के मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए थे कि इनके यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ना वहाँ पे डालते जाएंगे। लेकिन जो अभी सिचुएशन नज़र आ रही है ना कि वो आप लोगों के आपस में डिस्कशन नहीं हुई कि किसने किसके साथ ग्रुप बनाना है या कौन इंटरेस्टेड है। क्योंकि एक चीज़ है कि मैं बाय फोर्स बना दूँ, ठीक है, उसमें, और एक है कि अगर आप लोगों के आपस में विलिंगनेस शामिल हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि आप अपनी विलिंगनेस से बना रहे हो। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लास में आप हो, आप अपने साथ एक या दो दोस्त जिनके साथ कंफर्टेबल आप उनके साथ ग्रुप बना लो। इस तरह से हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि राजा निशाद साहब के साथ एनरोल्ड हैं और वो न्यूमेरिकल में थीसिस करना चाह रहे हैं। कौन कौन है बच्चे, ज़रा वो हैं यहाँ पे मौजूद? लेकिन उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि सर हमें जो काम है वो जनरल रिलेटिविटी और न्यूमेरिकल का मिक्स करवाया जाए। अब उनको जो रिसर्च पेपर देना है वो किसी और तरीके का होगा। तो ग्रेजुएट लेवल पे ना फहद बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें चीज़ों को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लेके चलना पड़ता है ताकि जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर काम कर सके। ग्रेजुएट लेवल के ग्रेजुएट सर स्टूडेंट अगर को, हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को ना एक तरह से नहीं चलाना चाहिए कभी भी। जी जी फहद। सर अगर हम भी मतलब जो है टॉपिक उठाना चाहें तो पॉसिबल है, या कोई और पेपर लेना चाहें वो पॉसिबल है? जी बिल्कुल है। मैंने तो आपको आपकी आसानी के लिए कहा था कि आपने एक चीज़ के ऊपर काम किया हुआ है, उसी को फर्दर अगर आप एक्सटेंड करते हो तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। अगर आप उसको वेरी करना चाहते हो देयर विल बी नो इशू। असल चीज़ ये है कि अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ लेके आ जाते हो ना कि सर हम लोग जो है इस रिसर्च पेपर पे काम करना चाहते हैं, तो पहले मेरे साथ वो रिसर्च पेपर शेयर करो। देखें तो सही कि उसमें क्या इस लेवल पे काम मौजूद भी है कि हम उसको आगे अगर देते हैं आपको तो आप उसको इजीली कर भी लोगे विद इन टाइम। क्योंकि कई पेपर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर स्टूडेंट को दे दिया जाए तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर बिल्कुल लेटेस्ट काम है जिस वक्त मार्केट में आया हुआ है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके अंदर डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि जो बच्चा अभी कोर्स वर्क कर रहा होता है शुरू में उसको दे दिया जाए तो शायद उसके लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं रहती कि वो अपने प्रोजेक्ट के टाइम के अंदर उसको कवर अप कर ले। तो अगर आप रिसर्च पेपर चेंज करना चाहते हो तो उसको एक दफ़ा ना डिस्कस कर लीजिएगा आके। ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके जी। और कोई बात अगर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर क्लास वाइंड अप करता हूँ। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।